हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 पेपर 1 के लिए मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले की जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की है वो भी वीडियो आप जरूर देखें प्ले लिस्ट में जाके। अब तक करीब 30-40 वीडियो डल चुकी हैं और वही वीडियो आपके इसमें भी एग्जाम में बिल्कुल काम आएंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना निर्भर करता है। प्यानाशी, वातावरणीय स्थायित्व, यानी जो वातावरण का स्थायित्व होता है, और उसके बाद है एग्जॉस्ट गैसों का वेग। ये इस तरीके से रहेगा। थोड़ा सा कुछ चीजें होती है लिखने में, इसमें लेता नहीं है तो प्रॉब्लम आती है हिंदी में वर्ड जो होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा एग्जॉस्ट। तो ये गैसों का वेग जो है, और सही कोड पहचानना है हमें, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, वातावरणीय स्थायित्व और एग्जॉस्ट गैसों का वेग। ठीक है, इसमें दोनों इस पे निर्भर करता है, जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए ताजमहल पर मुख्यतः जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका ये असर पड़ता है और प्रतिकूल प्रभाव, और जिसके कारण ताजमहल के जो संगमरमर कलर है वो थोड़ा सा येलो कलर का हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा पीलापन आ गया है। और प्रमुख रूप से अपनी वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस पेड़ पौधों और जलीय जो जीव हैं, जैसे जलों में रहने वाले जीव हैं और आम जनों पर भी बुरा प्रभाव छोड़ रही है। और पर्यावरण जो विद हैं और उनके अनुसार ताजमहल के पास से गुजरने वाली जो प्रदूषित यमुना नदी में पनप रहे कीड़े मकोड़े हैं वो भी स्मारक पर बड़े पैमाने पर ये घूम रहे हैं, और वही इसके सफेद दीवारों को हरे रंग के अवशेष, हरे काले जो है ये अवशेष भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका असर पड़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, थोड़ा सा आप देख लें। और श्वेत दावेदार काई जो होती है और शैवाल जो होता है, टमाटर और पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद है तंबाकू, अंगूर और बाग सेम। ठीक है, तंबाकू, अंगूर और जो बगीचे होते हैं, और सेम यानी गार्डन, और बीन्स जो होती हैं, और ग्रेप्स और तंबाकू। और डी है एप्रिकॉट यानी अखरोट, आड़ू और ग्लेडियोरस। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो सबसे ये प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए सबसे उपयुक्त पादप जो है श्वेत देवदार काई, और ये गलती से मैंने दावेदार लिख दिया है, ये देवदार होगा। ठीक है, देवदार, तो श्वेत देवदार और काई जो होती है ग्रीन कलर की, और शैवाल है। और इसे इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पादप भी इसके प्रदूषण को कम करने में सक्षम होते हैं, जैसे अल्फा अल्फा, शीशम, कपास, सीरा, सोयाबीन, मिर्च आदि इसके उसको कम करने में जो है मदद करती हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके लिए तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है ये। ठीक है, श्वेत दावेदार, देवदार और काई और शैवाल। और फोर्थ क्वेश्चन है, सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। और नीचे दिए गए कूट हैं जिससे हम उत्तर चुनेंगे, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी। ठीक है, ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, और डी है
कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सतही ओजोन। इनिबत्ती में ये महत्वपूर्ण निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं, जो ये खतरनाक ये गैसें निकल रही हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, ओलिगोट्रोपिक झीलों की विशेषता होती है। पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का अभाव, पोषकों का निम्न स्तर, जैविक पदार्थों का उच्च स्तर। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पोषकों का अभाव, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषक जो है उनका अभाव। देखिए दुनिया की झीलें जो हैं उनके आकार, साइज और गुणों में भरपूर क्या है, उसमें क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, यानी सब अलग अलग तरीके की होती हैं। फिर भी पोषक स्थिति जो है वो प्राथमिक जो वो है इसकी प्राइमरी, ठीक है, तो प्राथमिक जो उत्पादकता है, ठीक है, उसके आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला क्या है, अल्प पोषित, ठीक है, और दूसरा क्या है, अति पोषित यानी अधिक पोषण, ठीक है, और उसके बाद है तीसरा मध्य पोषित, ठीक है, मध्य पोषित। तो ये जो है 3 प्रकार की हैं। और देखिए जो अल्प पोषित कम पोषक झीलें और अति पोषित भरपूर पोषक झीलें और बीच की जो है पोषक ये मध्य पोषित झीलें हैं। तो अल्प पोषित या ओलिटोग्राफिक झीलें गहरी होती हैं, ठीक है, जो अल्प पोषित झीलें होती हैं वो क्या होती हैं, गहरी होती हैं और पोषण स्तर जो होता है इनका क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और जो है उनका पृष्ठ आयतन अनुपात भी कम होता है तथा इन झीलों में पोषक विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कम होते हैं, जो गहरी होती हैं झीलें। और इन झीलों की प्राथमिक उत्पादकता भी जो होती है वो भी कम होती है। और यहाँ पाए जाने वाले जलीय जीवों की संख्या भी कम है, हालांकि उनकी जाति में जो है विविधता ज्यादा होती है उसके बावजूद भी। तो अलिप्रोटोग्राफी जो झीलें हैं उनमें पोषकों का अभाव रहता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट। 6 क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग न्यूनतम ऊर्जा का स्रोत है, अपशिष्ट सृजित करता है, बहुत अधिक जल की खपत करता है, या प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, संरक्षण करता है, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, एक पर्यावरण के अनुकूल जो भवन या घर बनाए जाते हैं। तो इसमें राइट जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो इसमें क्या होगा, एक तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट क्या है, न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करते हैं क्योंकि ग्रीन होते हैं वो, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग या अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल जो भवन बनाए जाते हैं उनमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। फिर दूसरी बात उसमें क्या है, ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या करते हैं, वो उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल जो चीजें हैं उनका क्या करते हैं, वो संरक्षण करते हैं। और चौथी बात उसमें कि स्वस्थ जीवन के लिए वो स्थान मुहैया कराते हैं, क्योंकि जितना हम कृत्रिम आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है और पर्यावरण के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव, हर चीज के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए हम एसी में ही रह रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तीनों चीजें इसमें सही है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और उसके असर को कम करने के लिए हरित भवन, ठीक है, एक तरीके से हरित भवन अवधारणा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जा रहा है और इससे प्रदूषण के खतरों को काफी हद तक इससे कम किया जा सकता है क्योंकि नेचर के हिसाब से हम रहेंगे। वहीं इसमें बिजली पानी भी कम से कम उपयोग होगा। प्रदूषण कम होने से, इसका चलन बढ़ने से उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसमें कचरा निस्तारण और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के भी इसमें कारगर उपाय होते हैं। जैसे कि पुराने समय में कच्चे मकान हुआ करते थे और गोबर की खाद आदि खेतों में डाली जाती थी, तो उन कचरों को किया जाता था, एक गड्ढे में उनको दबा दिया जाता था और कुछ टाइम बाद उसके 2-4 महीने 6 महीने बाद उसको दबे रहने देते थे और उसके बाद उसमें बहुत बढ़िया खाद निकलती थी और प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता था। तो सारे जो कचरे होते थे वो घरेलू कूड़ा करकट जो भी होता था, गोबर आदि, वो सब चढ़ के बहुत बेहतरीन खाद बनाते, वो सब खेतों में उपयोग होता था, पौधों में काम आ जाता था
और इसलिए कुछ कचरा इतना होता ही नहीं था जितना कि अब स्थिति बुरी हो चुकी है पन्नियों की वजह से, प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से। तो ये सब चीजें हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ये सब सारी चीजें होती हैं कि न्यूनतम ऊर्जा के उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है और स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी आवश्यक, क्योंकि हम प्रकृति के अनुकूल चलेंगे। और तापमान पर नियंत्रण भी होगा, उसमें गर्मी भी कम लगेगी, पेड़ पौधे अधिक होंगे और हरियाली रहेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी और बिजली के संसाधनों का कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 7वां क्वेश्चन है, हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वन रोपण के अंतराल लाया जाता है? 0 मिलियन हेक्टेयर, 06 या 08 मिलियन हेक्टेयर या 20 मिलियन हेक्टेयर। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, हरित भवन मिशन जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 योजनाओं में से एक है। ठीक है, जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसमें से क्या है, ये एक है हरित भारत मिशन। ठीक है, क्या है ये? हरित भारत मिशन जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसमें 8 योजनाओं में से एक है और हरित भारत मिशन योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाएं जो हैं और उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और जीआईएम वानिकी क्षेत्र द्वारा लिए गए जो पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर लोगों की जीविकाओं के लिए सुरक्षा संबंधी कार्यों को मान्यता भी देता है। इस मिशन का उद्देश्य है वन, गैर वन काली वाली भूमि जो है उस पे 06 हेक्टेयर या 60 जो है हेक्टेयर के वनों पेड़ों को बढ़ाना और 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र गुणवत्ता को सुधारना है। बहुत सारी इसमें चीजें हैं और 2020 तक इसमें दिया है कि 2020 तक 50-60 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करने की बात की गई है, लेकिन अब 2022 आ चुका है। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है? कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष लंबेदार छत्तार होते हैं। कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष से खाद्य वस्तुएं और दवाई प्राप्त होती है। कच्छ वनस्पति गत जो दलदल मानवीय रिहायशी को समुद्र से अलग करते हैं। डी है, कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तटरेखाओं की सुरक्षा करते हैं क्योंकि यह मिट्टी को जोड़कर क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कच्छ वनस्पति वाले जो वृक्ष दुर्बल तटरेखाएं होती हैं उसकी सुरक्षा भी करते हैं ये वृक्ष, और जो मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ मजबूत बना के रखते हैं, यानी जोड़कर उसको रखते हैं क्योंकि मिट्टी को ये जो है चिपका के रखते हैं। और यह कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है। 9वां क्वेश्चन है, वाष्पशील जैव यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। थर्ड है, ये प्रकाश रासायनिक धूम्र जो कोहरा होता है यानी स्मॉग होता है, और जैसा कि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर में पूरा धुंध सी छाई रहती है, तो इसी को स्मॉग कहते हैं और के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सेकंड और थर्ड। ठीक है, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। और थर्ड है, ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के निर्माण में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और ठीक है, और जैसा कि वाष्पशील जैव यौगिक के स्रोत होते हैं, ये क्या क्या होते हैं? पेंट होता है, ठीक है, लकड़ी होती है, और उसके बाद इसमें एरोसॉल होता है। ठीक है, एरोसॉल होता है और इसमें स्प्रे हैं जो
तरह तरह के क्लींजर है जो, ये भी होते हैं इसमें, क्लींजर, कीटाणुनाशक जो दवाइयां हैं वो भी होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके निर्माण में इसकी सहायता जो है करती हैं ये करने में। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पुनर्विकरणीय पुनर्विकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ये मिस्टेक, ये हो जाएगा ऊर्जा, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ऊर्जा। ठीक है, तो पुनर्विकरणीय ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य हैं संशोधनात्मक, भविष्य सूचक, नैदानिक और मूल्यांकनात्मक, निवारक और सुधारात्मक, शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। 10th क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। ये क्या है? पुनर्विकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के ये मूलभूत क्या है? उद्देश्य हैं। ठीक है, तो पुनर्विकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य शिक्षणात्मक और क्या है? अन्वेषणात्मक हैं। और उपलब्ध जो ऊर्जा के संसाधनों का आवश्यकता अनुसार सही, जो उपलब्ध संसाधन है उनका सही और समुचित, ठीक है, समुचित जो है उपयोग और उसका संरक्षण जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि बर्बाद कर रहे हैं चीजें, जिनकी जरूरत हो तो संरक्षण करना है। ऊर्जा के जो वैकल्पिक संसाधन है, यानी और जो उसके संसाधन है वैकल्पिक, उनकी तलाश भी की जाए, क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे हमें उनका वैकल्पिक भी देखना पड़ेगा कि उसका विकल्प क्या होगा, क्योंकि फिर खत्म हो गए तो फिर तो बहुत दिक्कत आएगी। जैसे पानी ही है, पानी भी देखिए बहुत इस्तेमाल होता है। पानी भी एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये खत्म हो गया तो हम लोग क्या पिएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और पेट्रोल है, डीजल है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक संसाधन है। तो इनका जो है उपयोग करना और इनका संरक्षण करना, और वैकल्प जो इनके जो विकल्प हैं, ईंधन है जैसे इनका सब विकल्प, तो इनकी तलाश जारी रखना और उनका उचित उपयोग करने की शिक्षा जो है, यानी शिक्षणात्मक और अन्वेषण, तो उसकी शिक्षा भी देना। और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हो उनका उपयोग के साथ साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पानी का स्तर देखिए बहुत नीचे जा रहा है, तो तालाब आदि इन सब चीजों की निर्माण होना चाहिए, पेड़ पौधे अधिक लगाए जाने से, जिससे कि पानी सिंचित हो उसमें और भूमि में उसका संरक्षण हो पाए। तो जो चीजें हम प्राकृतिक संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें उसके उसके संरक्षण का भी बिल्कुल पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है शिक्षा ऊर्जा शिक्षा कहलाती है, और ये है शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक, यानी उसकी खोज भी। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।